वेल व्हाट्सअप गाइस। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CS एग्जीक्यूटिव का एक नया चैप्टर एंड नया सब्जेक्ट स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। सो बेसिकली इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा स्टार्टअप से रिलेटेड। बेसिकली मैं और भी लेक्चर्स अपलोड करूंगा डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के एंड ट्राई करूंगा आपका जून 2021 और दिसंबर 2021 का भी सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस चैप्टर को एंड मेक श्योर तुम इस वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि तुम्हारा सारे डाउट्स क्लियर हो जाए स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन के चैप्टर से। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो बेसिकली नॉट एवरी न्यू बिजनेस इज अ स्टार्टअप। सबसे पहले इस लाइन को अपने जहन दिमाग और दिल में बिठा लो, नॉट एवरी न्यू बिजनेस इज अ स्टार्टअप। अब इसका मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूँ, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या तुम लोगों ने डंजो का नाम सुना है? डंजो बेसिकली एक स्टार्टअप है जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में फिलहाल ऑपरेट कर रहा है। अगर तुम बैंगलोर से होंगे तुमको पक्का पता होगा व्हाट इज़ डंजो। ओके, अब जिन लोगों को नहीं पता वो अभी पता चल जाएगा उनको। सो बेसिकली डंजो का जो फाउंडर था ना, उसको सुपरमार्केट हर हफ्ते जाना बड़ा बोरियत लगता था। हर हफ्ते जाओ, ग्रॉसरीज लाओ, ग्रॉसरी इस्तेमाल करो, लाओ। उसमें उसका टाइम बड़ा वेस्ट हो जाता था ट्रैफिक में, फिर आइटम्स को चूज़ करना, इसमें उसका टाइम बड़ा वेस्ट हो जाता था। उस समय कोई ऑनलाइन सर्विस भी नहीं होती थी, जैसे कि ऑनलाइन सर्विस भी नहीं होती थी। सो बेसिकली उसको बहुत दूर तक जाना होता था। अब जहाँ तक बात की जाए, उसने क्या किया, एक दिन उसने क्या किया, अपने दोस्तों का एक ग्रुप बना लिया। अब ग्रुप बना लिया भैया ने, ग्रुप बना के उसने क्या किया, सबको बोला यार तुम्हारे पास जो भी फालतू के काम है ना मेरे को दे दो। और वो दिन रात उन फालतू कामों को करता था, ये देखने के लिए क्या उन लोगों के पास भी ये काम है जो कि वो किसी और से करवाना चाहते हैं। तो डंजो फिर ऐसे अपनी सर्विसेज देने लगा, पैकेजेस में, पिकअप एंड ड्रॉप में, ऑनलाइन रेस्टोरेंट डिस्कवरिंग में, ऑनलाइन ऑर्डरिंग में, ग्रॉसरी डिलीवरी में, बाइक टैक्सी में, इन सब चीज़ों में डंजो अपनी सर्विसेज लाया। सो बेसिकली मैंने तुमको एग्जाम्पल ही क्यों दिया, देखो इसका सॉल्यूशन है ना एक लाइन में छुपा है तुम्हारे मॉड्यूल की। टिपिकली अ स्टार्टअप विल बिगिन बाय बिल्डिंग अ फर्स्ट मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, अ प्रोटोटाइप टू वैलिडेट, assess and develop the new ideas or business concept. In addition, startup founders do research, do deepen their understanding of the ideas, technology or business concept and their commercial potential. So इसका मतलब बेसिकली क्या है, सबसे पहले तुम एक लाइन पे फोकस करो, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट सर इसका क्या मतलब है? सबसे पहले उसने क्या किया, एक डेमो बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, लोगों को ऐड किया, उनसे पूछा क्या तुमको ये सब सर्विसेज चाहिए पिकअप एंड ड्रॉप की, या फिर तुम चार्जर भूल गए, क्या मैं उसको डिलीवर करूँ अगर तुम मुझे कुछ पैसे दोगे तो बेसिकली उसने पहले तो ये सब काम फ्री में किया, लेकिन उसको लगा अगर थोड़े से पैसे भी लोग देंगे तो उनका कुछ जाएगा नहीं। तो उसने सबसे पहले क्या किया, MVP बनाया, ठीक है। और उसने रिसर्च की कि आइडिया चलेगा कि नहीं चलेगा, टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट किया, ऐप में इंटीग्रेट किया। तो ये बेसिकली एक स्टार्टअप है। देखो जब भी कोई नया आइडिया मार्केट में आएगा ना तो हम उसको स्टार्टअप बोलेंगे, अगर वो और उसमें पोटेंशियल हो, कमर्शियल यानी वो पैसा कमाने लायक हो, जैसे कि ओला हो गया, बिग बास्केट हो गया, ये सब एकदम नई चीज़ें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक स्टार्टअप कैंपेन की। सर स्टार्टअप कैंपेन क्या होता है? देखो तुम लोगों ने ब्लड कैंप का नाम सुना होगा। ब्लड कैंप में क्या होता है, हम लोगों को प्रोत्साहित इनकरेज करते हैं कि तुम आओ ब्लड दो। स्टार्टअप कैंपेन में भी यही मोटिव है कि हम स्टार्टअप्स को इनकरेज करें। सबसे पहले लॉन्च्ड ऑन 15 अगस्त 2016 बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। क्यों किया था? ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े और कंडक्टिव इकोसिस्टम डेवलप हो सके स्टार्टअप से। ये लाइनें तुम्हारी मॉड्यूल में लिखी है, सो फोकस ऑन दैट लाइन्स, ठीक है। अब जहाँ तक बात करें व्हेन टू कंसिडर एन एंटिटी एज अ स्टार्टअप, मैं कब कोई एंटिटी को एक स्टार्टअप बोलूँगा? up to a period of 10 year from the date of incorporation as a private or public company or an LLP। सबसे पहले up to the period of 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब इसमें कुछ टर्म्स है जो कि हमको थोड़ा सा सीख लेना चाहिए। इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या, जब हमारा कोई भी एंटिटी हमने रजिस्टर कर लिया, हमको लाइसेंस मिल गया कि हम अब ऑपरेट कर सकते हैं, तो हम उसको बोलेंगे इनकॉर्पोरेशन अप टू द पीरियड ऑफ 10 ईयर। यानी कि जो आने वाले 10 साल है तब तक हम एंटिटी को स्टार्टअप मानेंगे, और 3 फॉर्म में होना चाहिए वो एंटिटी, या तो प्राइवेट में हो, प्राइवेट कंपनी हो, या पब्लिक कंपनी हो, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो। ओके, दूसरी कंडीशन ये है, ये टर्नओवर। टर्नओवर का बेसिकली मतलब होता है सेल्स। सेल्स कभी भी 100 करोड़ से पार नहीं होना चाहिए अप टू द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है, देन थर्ड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। एंटिटी वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, स्केलेबल बिजनेस विद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसका मतलब क्या, इनोवेशन मतलब एक नया आइडिया, जिसको कि हमने डंजो की स्टोरी में सुना था, एक नया आइडिया, पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज ऑनलाइन, ऑनलाइन रेस्टोरेंट डिस्कवरी ऑनलाइन। सो बेसिकली ये पहले नहीं होता था, तो ये थोड़ा सा इनोवेशन है। आप ऐप में इतनी सर्विसेज दोगे तो इनोवेशन होगी, नहीं तो क्या होगा। इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, देखो पहले भी ऐप्स थे
ऐप्स थे कि वो रेस्टोरेंट बता रहे थे, लेकिन यहाँ तक कि ऐप भी थे कि ये अगर तुम इस दुकान पे फ़ोन करोगे तो ये तुमको घर डिलीवर कर देगा। लेकिन इसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट क्या उन्होंने, स्केलेबल बिजनेस विद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखो डंजो में ना और भी सर्विसेज इंटीग्रेट हो सकती है, इसलिए स्केलेबल बिजनेस है। तो इन तीनों कंडीशन को डंजो ने सेटिस्फाई किया और वो बन गई एक स्टार्टअप। अगर कोई भी एंटिटी को एक स्टार्टअप बनना है तो उसे इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ टू बी रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप। अगर कोई एंटिटी को स्टार्टअप बनना है तो उसको रजिस्टर कैसे करना होगा। सबसे पहली बात, शिल मेक एन ऑनलाइन एप्लीकेशन ओवर ऐप और पोर्टल। देखो ऐप का नाम है स्टार्टअप इंडिया और पोर्टल का नाम है startupindia.gov.in। ठीक है, विथ DPIIT। DPIIT का फुल फॉर्म याद रखना, काम आ सकता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। सेकंड स्टेप है एप्लीकेशन को आपको देना है कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि जब आपने इनकॉर्पोरेट किया था कंपनी LLP या फिर पब्लिक कंपनी को, तो आपको एक इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट उसके साथ अटैच करना होगा ऐप में या फिर पोर्टल पे। और राइट अप अबाउट नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज सेइंग हाउ इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एक अच्छा सा पैराग्राफ या फिर कुछ लिखना होगा जहाँ पे आपको बताना होगा आपका स्टार्टअप इनोवेशन की तरफ कैसे काम कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट की तरफ कैसे काम कर रहा है, और वेरियस पॉइंट जो कि आपकी एंटिटी को एक यूनिक बनाते हैं। द DPIIT आई आफ्टर कॉलिंग सच डॉक्यूमेंट, अगर DPIIT आपके नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सबसे सेटिस्फाई हो जाती है आपकी एप्लीकेशन, तो आपको एक एंटिटी स्टार्टअप रजिस्टर कर लेगी या फिर आपको रिजेक्ट कर देगी प्रोवाइडिंग रीजंस। अब भैया हर कोई स्टार्टअप क्यों बनाएगा, वो क्यों नहीं भाई एक नॉर्मल एंटिटी रह सकता है। तो आगे देखते हैं इसे। अब देखो एग्जेम्पशन अवेलेबल टू अ स्टार्टअप। एग्जेम्पशन बोले तो एग्जेम्पशन मतलब मान लो तुम एडवांटेजेस क्या क्या एक स्टार्टअप बनाने के। अगर हमको स्टार्टअप जैसा स्टार्टअप का टैग मिल गया तो हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पशंस या फिर एडवांटेजेस अवेलेबल होंगे, तो चलो देख लेते हैं। पहला है सिंपल प्रोसेस। सबसे पहले अगर स्टार्टअप के लिए मेरे को रजिस्टर करना है तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, तो ये एक एडवांटेज है स्टार्टअप में रिकॉग्नाइज होने का। दूसरा है रिडक्शन इन कॉस्ट, मतलब एक स्टार्टअप के लिए बेनिफिट क्या है, रिडक्शन इन कॉस्ट है। गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड लिस्ट ऑफ फैसिलिटेटर ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स एंड प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो बेसिकली मैंने आपको बताया था डंजो का आइडिया क्या है। आइडिया वो चीज़ है जिससे वो प्रोग्रेस करेगा। बेसिकली अगर किसी और ने वो आइडिया कॉपी कर लिया तो उसके आइडिया की वैल्यू क्या रह जाएगी, उसकी सर्विस की वैल्यू क्या रह जाएगी। ऑल्सो प्रोवाइड लिस्ट ऑफ फैसिलिटेटर ऑफ पेटेंट्स। सो पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स यही काम करते हैं, प्रोवाइड हाई इंटेलेक्चुअल क्वालिटी प्रॉपर्टी राइट। सो बेसिकली गवर्नमेंट ना 80% रिबेट प्रोवाइड करती है पेटेंट लेने में। अब भैया पेटेंट क्या होता है, देखो पेटेंट बेसिकली एक कॉपीराइट जैसा होता है। पेटेंट मतलब क्या, एक राइट कि मैं ही सिर्फ इसको यूज़ कर सकता हूँ, मैं ही सिर्फ इस सर्विस को तुमको यूज़ करने का अलाउंस दे सकता हूँ। अब ट्रेडमार्क क्या, देखो तुमने पेटीएम का नाम सुना होगा, फ़ोनपे, इनका नाम तुम खुद के स्टार्टअप के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ट्रेडमार्क है। अगर स्टार्टअप को ये चाहिए तो इसमें गवर्नमेंट 80% रिबेट देती है, तो ये है सेकेंड पॉइंट का मतलब। ठीक है, 3 है एक्सेस टू फंड्स। अब देखो कोई भी स्टार्टअप बनेगा तो सबसे पहले उसको फंड्स की ज़रूरत होगी सेटअप के लिए, तो गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया है 10,000 CR का, और बैंक को इनकरेज किया है कि वो लोन्स दे, और इवन गवर्नमेंट रेडी है गारंटर बनने के लिए स्टार्टअप्स के लिए, ये भी हम आगे जाके देखेंगे। टैक्स हॉलीडे, सो बेसिकली स्टार्टअप विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स फॉर 3 ईयर प्रोवाइडेड दे गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम इंटरमिनिस्ट्रियल बोर्ड। देखो इंटरमिनिस्ट्रियल बोर्ड से अगर स्टार्टअप को सर्टिफिकेट मिल गया कि अब आने वाले 7 सालों में से 3 साल ये कोई भी चुन सकते हैं जिसमें इनको टैक्स नहीं देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अप्लाई फॉर टेंडर्स, गिवन प्रेफरेंसेस इन गवर्नमेंट टेंडर्स। बेसिकली अगर स्टार्टअप कोई गवर्नमेंट टेंडर के लिए अप्लाई करेगा विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस, स्टार्टअप को प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है R&D फैसिलिटीज़। 7 न्यू रिसर्च पार्क्स will be set up to provide facility to startup in the R&D sector। बेसिकली इसका मतलब ये है गवर्नमेंट बने बना ऑफिस देगी, स्टाफ एंड एवरीथिंग देगी R&D फैसिलिटीज़ के अंदर। ठीक है, अब बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की, नो टाइम कंज्यूमिंग कंप्लायंस। स्टार्टअप के लिए वेरियस कंप्लायंस या लॉ को बहुत ही आसान कर दिया गया है। यहाँ तक कि स्टार्टअप शेल बी अलाउड टू सेल्फ सर्टिफाई कंप्लायंस थ्रू द स्टार्टअप मोबाइल ऐप विद 9 लेबर एंड 3 इन्वायरमेंटल लॉज को वो सेल्फ सर्टिफाई खुद के लिए कर सकते हैं। टैक्स सेविंग फॉर इन्वेस्टर, अब जो भी इन्वेस्टर स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेगा ना यार, तो उसको लिए टैक्स सेविंग होगी। टैक्स सेविंग मतलब अगर वो जो भी कैपिटल गेन कमाएगा ना, गवर्नमेंट उसको एग्जाम कर देगी उसकी इनकम टैक्स से। चूज़ योर इन्वेस्टर, अब स्टार्टअप्स के जो फाउंडर्स है उनको फ्रीडम दी है कंप्लीट कि वो कौन से इन्वेस्टर को चुनेंगे। ठीक है, पीपल इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल इन द वेंचर सेटअप बाय गवर्नमेंट विल एग्जैक्ट एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ठीक है, जो भी लोग स्टार्टअप से कैपिटल गेन करेंगे सबसे पहले तो
उनको एग्जाम्पशन मिलेगी कैपिटल गेन से अगर वो उनके शेयर्स बेचेंगे, ठीक है। इजी एग्जिट, अब भैया अगर स्टार्टअप नहीं चला तो 90 डेज़ में आईबीसी में केस चलेगा और स्टार्टअप पूरा आसानी से बंद हो जाएगा, ठीक है। मीट अदर एंटरप्रेन्योर, तो गवर्नमेंट ना बेसिकली स्टार्टअप्स के लिए सबसे पहले क्या हो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब क्या है, बेसिकली अगर आप इन्वेस्टर से मिलेंगे, नए नए आइडिया शेयर करेंगे, तो कनेक्शंस बहुत काम आते हैं बिजनेसेस में। तो गवर्नमेंट 2 स्टार्टअप फेस्ट एनुअली नेशनली एंड इंटरनेशनली अनाउंस करती है, जहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर आते हैं एंड स्टार्टअप्स के लिए एक नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट क्रिएट करती है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर अ स्टार्टअप में, यानी कि अगर स्टार्टअप बनाया जाए तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर करना चाहिए। चूज़ द राइट लीगल स्ट्रक्चर फॉर योर स्टार्टअप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। बेस्ड ऑन इंडिविजुअल सर्कमस्टेंस एंड अ होस्ट ऑफ फैक्टर्स एंड नेचर सेक्टर ऑफ बिजनेस ऑपरेशन शुड बी कंसिडर। सो इसका बेसिकली मतलब ये क्या है कि अगर तुम कुछ लोग हो, 3 पक्के दोस्तों, एलएलपी बना लो। अगर तुमको बहुत ही बड़ा बिजनेस स्केलेबल मॉडल लेना है तो प्राइवेट कंपनी बना लो। यानी कि अगर कोई भी तुम स्ट्रक्चर चुनेंगे, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी या एलएलपी, अगर इनमें से कोई सा भी चुनना है, इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करना चाहिए कि हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल कौन सा होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एंड बिजनेस लाइसेंसेस, अगर कोई स्टार्टअप बन ही गया है तो सबसे पहले ये भी पता करना होगा, अगर हमको कैरी आउट करना है हमारा बिजनेस तो हमें क्या क्या लाइसेंसेस की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल पैन एंड टैन, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, डेवलपिंग एंड प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विद प्रॉपर रजिस्टर कैन हेल्प स्टार्टअप गेन कंपटीटिव एडवांटेज। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जो उसको हम फील नहीं कर सकते, सिर्फ वो नाम की चीज़ है, ठीक है। डेवलपिंग एंड प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विद प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कैन हेल्प स्टार्टअप्स गेन कंपटीटिव एडवांटेज। सो बेसिकली अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मान लो मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है तो उस पर मेरे को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चाहिए, कोई और वैसा बना नहीं सकता, तो मेरे को एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपने लिए रजिस्टर कर लेना चाहिए, जो कि एक स्टार्टअप के लिए एडवांटेज भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फाउंडर इक्विटी स्प्लिट एंड वेस्टिंग। फाउंडर इक्विटी स्प्लिट शुड बी अमंगस्ट फाउंडर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रोल प्लेड बाय ईच फाउंडर अलॉन्ग विद देयर टाइम, एफर्ट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू द स्टार्टअप। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो अगर 4 दोस्तों ने स्टार्टअप शुरू किया, 2 दोस्त सिर्फ पैसा लगा रहे हैं एंड 2 दोस्त पूरे रात भर काम कर रहे हैं, देन 2 दोस्त जो कि काम रात भर कर रहे हैं उनको सारा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा स्टेक मिलना चाहिए एज कंपेरिजन टू जो कि सिर्फ पैसा लगाए हैं, ठीक है। फाउंडर एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट शुड रिप्रेजेंट अ क्लियर, मतलब कोई भी एग्रीमेंट बना लो उसमें क्लियरली टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए, कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, वाई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स सनरी वैल्यूएबल टू एम्प्लॉयज़। देखो एक स्टार्टअप को जब भी कोई एम्प्लॉय को हायर करना हो, एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर बनाना चाहिए, जिसमें जो भी एम्प्लॉय को हायर किया जा रहा है उसको डिस्क्रिप्शन हो जाओ, प्रोफाइल, कंपनसेशन, अदर एसोसिएट बेनिफिट बता देना चाहिए। एंड इवन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसे क्लॉज भी डालना चाहिए कि तुम इसी फील्ड में नया स्टार्टअप खुद का क्रिएट नहीं कर सकते अगले 5 सालों तक, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में। ESOP आर इंसेंटिव गिवन टू एम्प्लॉयज डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी टू अट्रैक्ट टैलेंट एंड रिटेन एम्प्लॉय। देखो स्टार्टअप में ना सब रिस्क लेके काम करते हैं, स्टार्टअप चले या ना चले किसी को नहीं पता है। सो ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में क्या होता है, जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको हम एक स्टार्टअप को ESOP यानी कि कंपनी के शेयर्स देना चाहिए। इन इंडिया वी टिपिकली सी अ पुल ऑफ 10% टू 10-15% ESOP में जाता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। थर्ड पार्टी एग्रीमेंट, prior to entering into a third party and while negotiating the term, it is advisable to execute a non-disclosure agreement so the trade secrets। अगर हम कोई थर्ड पार्टी में भी एग्रीमेंट बना रहे हैं, उनके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो हमें उनके साथ एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना चाहिए जिसमें वो हमारे ट्रेड सीक्रेट्स रिवील नहीं करेंगे। अब जहाँ तक आपने कोको कोला का नाम भी सुना होगा, कोको कोला का फॉर्मूला किसी को नहीं पता वो कैसे बनता है, बिकॉज ऑफ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ठीक है। मतलब कोई बता ही नहीं सकता कैसे बनता है। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीड कैपिटल। सो व्हाट डू यू मीन बाय सीड कैपिटल? द फंडिंग डन एट द nascent स्टेज इज कॉल्ड सीड फंडिंग। तो यहाँ पे हमें 3 वर्ड पे फोकस करना है, nascent स्टेज, सीड फंडिंग एंड सीड कैपिटल। सो nascent स्टेज का बेसिकली मतलब होता है इनिशियल स्टेज। जो इनिशियल स्टेज पे जब भी कोई पैसे लगाता है एक एंटिटी में यानी एक स्टार्टअप में, तो उसको बोलेंगे हम सीड फंडिंग, और जो भी कैपिटल होगी उसको हम बोलेंगे सीड कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे दोस्त ने मेरे स्टार्टअप में पैसे लगाया है और इनिशियली लगाया है तो मैं उसको बोलूँगा सीड फंडिंग और उस कैपिटल को मैं बोलूँगा सीड कैपिटल। अब बात करते हैं व्हाट इज वेंचर कैपिटल, व्हाट डू यू मीन बाय वेंचर कैपिटल? सो लेट्स डिस्कस इट। सो द फर्स्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट अ स्टार्टअप कैन एक्सपेक्ट टू रिसीव is known as what is known as is expected to receive is known as venture कैपिटलिस्ट। मतलब जो भी लार्ज इन्वेस्टमेंट आती है ना उसको वेंचर कैपिटलिस्ट देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं
कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट आर यूजुअली द प्रेफर्ड ऑप्शन। देखो कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट जब भी पैसे लगाता है ना एक स्टार्टअप में, तो बेसिकली वो पहले क्या करता है, एक कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट में लगाता है। फॉर एग्जांपल वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ले लेगा या फिर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ले लेगा। क्यों कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर लेगा? अगर अगर स्टार्टअप नहीं चला तो प्रेफरेंस शेयर में इक्विटी शेयर से पहले अपना हिस्सा ले जाएगा। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में उस पर तो फिक्स्ड इंटरेस्ट देना ही होगा एक स्टार्टअप को। तो ये होगा बेसिकली। सो इन्वेस्टमेंट विच इंक्लूड्स कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के बाद एक आपको कन्वर्ट करना होगा इक्विटी में। ड्यू डिलीजेंस विल हेल्प। सो ड्यू डिलीजेंस एक नया वर्ड है यहाँ पे। ड्यू डिलीजेंस का बेसिकली मतलब होता है एनालिसिस। ड्यू डिलीजेंस का मतलब मेरे साथ बोलो, एनालिसिस। व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस? सो एनालिसिस का मतलब कुछ नहीं होता है, बेसिकली स्टार्टअप के बारे में देखेंगे उसका रेवेन्यू कैसा है, रेवेन्यू अच्छा है, पोटेंशियल कैसा है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, ये सब ड्यू डिलीजेंस पे एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले देखता है। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं कुछ नई चीज़ों की। व्हाट डू यू मीन बाय एंजल इन्वेस्टर? सो एंजल इन्वेस्टर आर यूजुअली इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री प्रोफेशनल हु आर विलिंग टू फंड द वेंचर इन रिटर्न फॉर एन इक्विटी स्टेक्स। एंजल इन्वेस्टर या तो एक इंडिविजुअल होगा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होगा या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री प्रोफेशनल होगा, जिसमें वो रेडी होते हैं एक स्टार्टअप में फंड करने के लिए। ठीक है, सो ब्रिज राउंड की बात करें, ब्रिज राउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड होता है। इस एसेंशियली रेस्क्यू फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप। मान लो कोई स्टार्टअप डूब रहा है और उसको फंडिंग मिल जाती है, तो हम उसको बोलेंगे ब्रिज राउंड। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है सीरीज फंडिंग। तो सीरीज फंडिंग होती क्या है? ये ए से लेकर जेड तक चलती है। फिलहाल मैं तुमको डायग्राम में ई तक बता पा रहा हूँ, बट रियली इट कंटिन्यूज टू जेड। तो चलो अब बात करते हैं इसके बारे में। सो व्हाट डू यू मीन बाय बेसिकली सीड फंडिंग? सीरीज फंडिंग राउंड विल स्टार्ट लाइक सीरीज ए टू जेड, जो कि मैंने तुमको अभी बताया। सीरीज प्रेफर्ड स्टॉक इज द फर्स्ट राउंड ऑफ स्टॉक ऑफर ड्यूरिंग द सीड और अर्ली स्टेज राउंड बाय पोर्टफोलियो कंपनी टू द वेंचर कैपिटल investor. Series preferred stock is often convertible into the common stock in certain cases, such as initial public offering or the sale of the company. Around is the range. So basically series funding क्या होती है? A to Z तक ये चलेगी। ठीक है, समझ गए। सीरीज प्रेफर्ड स्टॉक इज द फर्स्ट राउंड स्टॉक ऑफर ड्यूरिंग द सीड और अर्ली स्टेज बाय पोर्टफोलियो। तो सीरीज फंडिंग में अगर मान लो मैं सीरीज ए चला रहा हूँ, तो मैं इसमें पहली बार अपने शेयर इन्वेस्टर या फिर पब्लिक को दूंगा। ठीक है, सो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग तब आती है जब स्टार्टअप अच्छे से स्टेब्लिश हो जाता है, तभी तो पब्लिक पैसा लगाएगी यार। अराउंड रेंज क्या होती है एक राउंड की? $2 मिलियन to $10 मिलियन, जो कि 10% to 30% स्टेक दे देगा अगर कोई कंपनी का वैल्यूएशन $100 मिलियन है तो। ठीक है, द फर्स्ट टाइम दैट स्टार्टअप रेजेस कैपिटल इज नॉर्मली कॉल्ड व्हाट इट इज कॉल्ड। अगर कोई भी स्टार्टअप फर्स्ट टाइम रेज करेगा तो उसको हम बोलेंगे सीड राउंड, और भी नाम है इसके एंजल राउंड, HNI राउंड या फिर प्री सीरीज राउंड। ठीक है, अब थिंग्स टू नो व्हेन रेजिंग सीरीज ए राउंड। अगर हम पहली बार अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग उठा रहे हैं, पहली बार सीरीज ए उठा रहे, तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स रिमेंबर कर लेना चाहिए? सबसे पहले हमें सीरीज ए के लिए रेडी हो जाना चाहिए, यानी कि कब हमें क्या चलेगा क्या नहीं होगा, तो हमें सीरीज ए के लिए एकदम कंप्लीटली तैयारी कर लेना चाहिए। स्टार्ट अर्ली का मतलब क्या होता है? प्रायर टू फंडिंग, मतलब हमको 5-6 महीने पहले ही हमें हमारी सारी प्रिपरेशंस कर लेना चाहिए कि हमें स्टार्टअप की फंडिंग कब यूज़ करनी है। ठीक है, और सीरीज ए के लिए रेडी हो जाना चाहिए। ठीक है, लेवरेज योर नेटवर्क, इसलिए गवर्नमेंट 2 फेस्ट स्टार्टअप के एनुअली ऑर्गेनाइज करती है, ताकि हमारे नेटवर्क और कनेक्शन ज़्यादा हो, ताकि हमारे ज़्यादा पोटेंशियल हो फंडिंग मिलने का। प्रैक्टिस योर पिच, मान लो अगर मुझे B-C इन्वेस्टर से पैसा उठाना है, तो मैं A और B इन्वेस्टर पे पैसा मतलब प्रैक्टिस कर सकता हूँ कि ये क्या देखेंगे मेरे स्टार्टअप में, क्या मुझे इन्हें दिखाना होगा कि मैं इन्हें कन्विंस कर सकूँ। क्रिएट फंड रेज मोमेंट, इतनी मार्केटिंग करो कि यार इन्वेस्टर्स की लाइन लग जाए। ठीक है, नो द स्टैंडर्ड मार्केट प्राइसेस, मतलब मार्केट में क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल $10 मिलियन के लिए मार्केट में यूजुअली इन्वेस्टर 5% एक्वायर करते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर तुमसे 7% मांगे तो तुम उनको बोलना कि नहीं सर, ये स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस नहीं है। अब बात करें नेक्स्ट है, तो वो है टर्म्स राइट। अगर कोई भी एग्रीमेंट साइन कर रहे हो तो उसमें टर्म्स राइट होना चाहिए। इंगेज अ CS, मतलब अगर स्टार्टअप फंडिंग उठाने वाला है, इंगेज अ CS और अ लॉयर और चार्टर्ड अकाउंटेंट और CMA, ताकि सारा का सारा जो लीगल वर्क है वो एक CS अच्छे से कर सके। ठीक है, रेस 10 to 15% मोर
मतलब अगर कोई भी तुम फंडिंग उठा रहे हो तो 10 से 15% मेक श्योर करो कि तुम थोड़ा सा ज़्यादा ही उठाओ, क्योंकि कब क्या हो जाए हमें पता नहीं। सो बेसिकली आज का लेक्चर बस इतना ही गाइस। लेक्चर 2 में हम इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देंगे। हम लेक्चर 2 में डेब्ट फिनेंसिंग पढ़ेंगे, अनकन्वेंशनल मोड ऑफ फिनेंसिंग पढ़ेंगे, देन वी विल फिनिश द चैप्टर। और अगर यहाँ तक आ गए हो, मन करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। ओके, देन गुड बाय गाइस।